तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपी टेट, एमपीएसआई, मैं एमपी पुलिस एवं आपका जो एमपी टेट वर्ग 1 वर्ग 2 का एग्जाम है, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आधुनिक इतिहास। 1885 से लेकर के 1947 तक के घटनाक्रम को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आपको पता है, अगर आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहा है तो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो इन्हीं टाइम पीरियड से बनते हैं। थ्योरी पढ़ाने का समय आपके पास में बचा नहीं है कि आपके पास इतना समय नहीं कि आप थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दें, इसलिए हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे और एक एक क्वेश्चंस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी भी देते चलेंगे। उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, कैसे क्वेश्चन आपके इन एग्जाम्स में पूछे गए हैं अब तक और कैसे क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ में जब हम डिटेल कराएंगे तो आपका थ्योरी भी साथ ही साथ में क्लियर होता चलेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपको जरूर दिखना है। लास्ट में आपको एक टेलीग्राम चैनल का नाम बताएंगे जहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है बिना किसी शुल्क के। निःशुल्क आपको फ्री स्टडी मटेरियल हर एक सब्जेक्ट का देखने को मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अब तक कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न आगे एग्जाम्स में आ सकते हैं आपके एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 में एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, तो पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो सबको पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन एक्टविन ह्यूम, जिन्हें हम ए.ओ. ह्यूम भी कहते हैं, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अब इस प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, तो ए.ओ. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, ठीक है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले किसकी स्थापना की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी और यही आगे चल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो स्थापना किसने की? एलन एक्टविन ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और संघ की स्थापना 1884 में हुई थी। देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये सब आपके एग्जाम में डेट और कहां पर किया गया था ये सब आपसे पूछा जाता है। तो आपके लिए जो हम पूरा डिटेल में जानकारी दे रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं लाइक करना। लाइक कर देना और एक प्यारी सी कमेंट कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कुल 72 प्रतिनिधियों ने प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। ये जितने भी प्रश्न हैं वो सब आपके एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, फालतू के किसी प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर नहीं किया है। जो आपके एग्जाम से पूछे गए हैं, जो बार बार पूछे जाते रहते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। याद रखना, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तथा प्रथम महासचिव कौन थे? तो महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर उनसे पूछा था कि पहले अध्यक्ष कौन थे तो ए.ओ. ह्यूम को लगा करके आ जाते हैं, जो कि कई बार लोगों के द्वारा गलत किया गया है। लेकिन याद रखना, ए.ओ. ह्यूम स्वयं महासचिव थे और अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो हमने पहले भी आपको बता दिया, मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। देख लीजिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिन्हें व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं, ऊपर हम आपको बता कर आए हैं, यही पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया परीक्षाओं में। सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिंग, जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तब भारत का वायसराय था। देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिंग था। उसने कांग्रेस को यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कि स्टेटमेंट किसने दिया था कि कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, तो लॉर्ड डफरिंग के द्वारा यह जो है स्टेटमेंट दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? शुरू के 3-4 अधिवेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद में जहाँ जहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो दादा भाई नेहरूजी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए, इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है।
तो देखिए, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ था। ये डेट और समय आपको याद रखना है। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब दादा भाई नौरोजी ने कौन सी किताब लिखी थी, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अभी वीडियो को पॉज कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जाकर के देखिए जिन लोगों ने कमेंट किया है उन्होंने क्या बताया है, नहीं तो अगली वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे आपको। ठीक है, बाकी जो लोग कमेंट करेंगे उनका जो स्क्रीनशॉट के साथ में नाम जो है वो अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 28 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष थे। तो पहला कवर कर लिया हमने, दूसरा कवर कर लिया और तीसरा कवर कर लिया। तीसरे के अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कहाँ पर हुआ था, मद्रास में हुआ था। कब हुआ था, 1887 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ पर प्रथम महिला पूछा जा रहा है, एक बार आप देख लेना, कहीं प्रथम भारतीय महिला तो नहीं लिखा है, केवल प्रथम महिला लिखा है, तो आपका आंसर एनी बेसेंट हो जाएगा। देखिए, श्रीमती एनी बेसेंट 1960 से 1983 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही थी। याद रखना, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। 1917 में ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, तो जो जॉर्ज यूले थे, ये प्रथम जो है यूरोपीय अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन, चौथा अधिवेशन हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा कब हुआ था, 1888 में। किसकी अध्यक्षता में, जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चारों अधिवेशन शुरू के हमारे कवर हो गए हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, तो लाला लाजपत राय को एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। गरम दल के ये तीनों नेता हैं, लाल, बाल और पाल। ठीक है, तो लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्रायः शेरे पंजाब कहते हैं, ये प्रश्न भी पूछा गया है, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। वर्ष 1920 में कोलकाता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष इनको बनाया गया था, लाला लाजपत राय को। अब इनके द्वारा कौन सा अखबार निकाला गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि हमारी तैयारी किस लेवल पर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, याद रखना भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सरोजिनी नायडू। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो सरोजिनी नायडू है। देखिए, तो सरोजिनी नायडू प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस के 40वें अधिवेशन, याद रखना 40वां अधिवेशन था, 1925 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कानपुर में हुआ था। उस समय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनने का गौरव सरोजिनी नायडू जी को प्राप्त हुआ था, इन्हें स्वर कोकिला भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, किस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। सही आंसर हो जाएगा 27वां जो अधिवेशन हुआ था उसमें ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। कहाँ पर हुआ था, 1912 में बांकीपुर बिहार में यह अधिवेशन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। पहले तो स्टेटमेंट ही पूछ लेते हैं, किसका स्टेटमेंट है, कई बार एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का यह स्टेटमेंट है। लेकिन उन्होंने किस अधिवेशन में दिया था, तो यहाँ पर लोग गड़बड़ कर आते हैं, यहाँ पर लोग नहीं बता पाते हैं। सही आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगर देखिए, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या फिर योजनाबद्ध था, ये स्टेटमेंट किसने कहा था। सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था और ये कांग्रेस के विरोधी थे। तो 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां ने एक संयुक्त भारतीय राज्यसभा बनाई जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था, और उसी के दौरान इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, चलिए, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं। तो लॉर्ड कर्जन का यह स्टेटमेंट था। ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न कई बार आपके एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी में पूछे गए हैं, तो ये आपके अन्य एग्जाम्स में भी पूछे जाते रहते हैं।
तो कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मैं इसे समाप्त करना चाहता हूं, ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। अंग्रेज अधिकारी कांग्रेस को कमजोर पार्टी मानते थे। वर्ष 1905 में कर्जन ने कहा था कि मेरा सबसे बड़ा मकसद यह है कि मैं भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत होते हुए देखूं। ये लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट था। भारत की स्वतंत्रता के बाद किसने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो महात्मा गांधी का मानना था कि जिसके लिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति अब हो चुकी है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन में गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था? कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा एमपीपीएससी तो इसको पूछता ही रहता है। तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में इन्होंने यह स्टेटमेंट कहा था। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो कहाँ पर? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऐतिहासिक यह अधिवेशन था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, हरिपुरा अधिवेशन की। ठीक है, देखिए कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 19 फरवरी 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। उसके बाद में आपको पता है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। उसमें क्या हुआ था? गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया जी को खड़ा किया था। सुभाष चंद्र बोस इसमें जीत गए थे। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का सम्मान करते हुए अध्यक्ष पद से जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। वो सब हम आपको आगे कराने वाले हैं। सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन था? तो अबुल कलाम आजाद सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। देखिए, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, अब ये अब्दुल कलाम आजाद नहीं है जो अपने राष्ट्रपति थे, याद रखना, कंफ्यूज मत करना, अबुल कलाम आजाद है। ठीक है, वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाए गए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। कब बनाए गए थे, किस जगह पर बनाए गए थे, ये दोनों आपको याद रखना है, क्योंकि आपका जो व्यापम है या फिर जो अन्य बीपीएससी वगैरह है, ये काफ़ी डीपली प्रश्न आपसे पूछते हैं। ठीक है, अगला देखिए, कौन लगातार 6 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था? अबुल कलाम आजाद जो हैं वो लगातार 6 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कब से कब तक देख लीजिए। अबुल कलाम आजाद, माफ कीजिए, वर्ष 1940 से 1946 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज़ादी के पूर्व यह सबसे लंबा कार्यकाल था। आज़ादी से पहले यह इनका सबसे लंबा कार्यकाल था, किसी भी अध्यक्ष का सबसे लंबा कार्यकाल था। आज़ादी के बाद सोनिया गांधी जी का सबसे लंबा कार्यकाल है, यह आपको याद रखना है, कांग्रेस का कार्यकाल। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो जेबी कृपलानी उस समय अध्यक्ष थे जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। उन्होंने कांग्रेस के 54वें अधिवेशन नवंबर 1946 मेरठ का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो नवंबर 1946 में उनको अध्यक्ष बनाया गया था और यह कांग्रेस का 54वां 54th नंबर का अधिवेशन था। ठीक है, जनगण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 था, जिसमें जो है जनगण मन को गाया गया था। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्कृत को जो संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो हिंदी संस्करण था इनका, जो हिंदी संस्करण था उसको 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने अपनाया था। ठीक है, सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में यह गाया गया था। ठीक है, तो ये आपके कांग्रेस के क्वेश्चन थे। इससे बाहर कांग्रेस का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपके एग्जाम में कांग्रेस से यही प्रश्न पूछा जाएगा और हर एग्जाम में कांग्रेस से प्रश्न जरूर बनता है। अगला हमारा टॉपिक है बंगाल विभाजन 1905। यहाँ से भी जरूर से जरूर प्रश्न आपको देखने को मिलता है आपके हर परीक्षाओं में, हर एग्जाम्स में। ठीक है, बीपीएससी में 120 नंबर का आपका जो है पूछा जाएगा जीएस। वहाँ पर आपको कांग्रेस से और बंगाल विभाजन से 1885 1947 तक से बहुत प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, बीपीएससी आपका जो प्राइमरी टीचर वाला एग्जाम है वहाँ की हम बात कर रहे हैं। बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था इसके विरोध में बंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। कब इसका शुभारंभ हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो 7 अगस्त 1905 को बंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। तो ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1950 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी थी। ब्रिटिश शासन ने कहा था कि 20 जुलाई 1950 को हम बंगाल का विभाजन कर देंगे। इसके विरोध में 7 अगस्त 1950 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई थी। इसी को हम बंग भंग आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो ये 7 अगस्त 1950 को इसकी घोषणा कर दी गई थी।
चलिए अगला देखिए, बंगाल विभाजन के प्रभावी होने की तिथि क्या रखी गई, कब से बंगाल विभाजन प्रभावी माना जाएगा। तो 16 अक्टूबर 1905 को यह तिथि रखी गई थी कि 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी माना जाएगा। ठीक है, तो बंगाल की विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर के प्रारंभ हो गया 16 अक्टूबर 1950 को। 1950 नहीं होगा, यहाँ पर 1905 होगा। ठीक है, 1905 को ये बंग भंग विरोधी आंदोलन जो है 16 अक्टूबर 1905 को ये घोषणा की गई थी कि 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के द्वारा किया गया था, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका विभाजन किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को कर दी गई थी। ये हमने ऊपर आपको बता दिया है। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की जा रही, वायसराय की नहीं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो सर एंड्रूज फ्रेजर थे। सर एंड्रूज फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। उन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। कौन ये चाहता था कि स्वदेशी आंदोलन ना हो। रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के बेहतर संबंध के समर्थक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था कि आप जो है ब्रिटेन से आई हुई वस्तुओं का बहिष्कार कर दीजिए और उसकी होली जलाइए। तो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा जो है यह सुझाव दिया गया था। तो बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बंगला पत्रकार संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में यह बताया था कि इसका जो है हमको ब्रिटिश वस्तुओं का हमको बहिष्कार करना है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस वजह से किया गया था। तो अंग्रेजों ने कहा था कि हम जो है इसका विभाजन कर रहे हैं क्योंकि हम इसकी जो मतलब इतना इसका बड़ा इतना मतलब जो आपका भौतिक स्वरूप है बहुत बड़ा है, इसमें हम शासन नहीं कर पा रहे, इसलिए हम इसका जो है विभाजन करना चाहते हैं। लेकिन असली मकसद कुछ और था। क्या मकसद था। तो इसका असली मकसद था आपका बंगाल राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाल में काफ़ी तेजी से राष्ट्रवाद फैल रहा था, उसको दुर्बल करने के लिए इसको जो है बंगाल का विभाजन किया था। यद्यपि ऊपरी तौर पर ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था कि हम शासन नहीं कर पा रहे हैं, परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की विधि को दुर्बल करने के लिए जो है किया गया था। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा एकीकृत कब हुआ। 1905 में विभाजन किया लेकिन बाद में इसको एकीकृत कर दिया गया, मिला दिया गया कब, 1911 में। देखिए डिटेल में जानकारी। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया और दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। अब जो मेन जगह है वहाँ पर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये आपके एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा इसका जो है नेतृत्व किया गया था। तो बंगाल में प्रारंभ हुई स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश में विशेषकर मुंबई और पुणे में, जबकि मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने इसका नेतृत्व किया था। तो पुणे और मुंबई में किसने किया था, तो लोकमान्य तिलक ने इसका जो है वो किया था नेतृत्व, और मद्रास में किसने किया था, तो चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में किया था। अब दिल्ली वगैरह का आपसे पूछ लिया जाता है, देख लीजिए। तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब में, उत्तर प्रदेश में पंजाब में लाला लाजपत राय ने, अजीत सिंह ने उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1905 के आंदोलन में मुख्यतः प्रभावित कौन रहा, मतलब कि कौन इसमें मुख्य रूप से प्रभावित हुआ था। प्रश्न यहाँ पर यह बनेगा कि 1905 के स्वदेशी आंदोलन में कौन प्रभावित नहीं हुआ था। ठीक है, कौन प्रभावित नहीं हुआ था, किसने भाग नहीं लिया था। तो देखिए, किसान एवं बहुसंख्यक जो मुस्लिम समुदाय था उसने जो है स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया था, उसने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, चलिए डिटेल जानकारी में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ है, जब इसकी PDF हम सेंड करेंगे टेलीग्राम पर, तो हम इसको सही करा देंगे। ठीक है, इस आंदोलन को सबसे बड़ी विशेषता यह थी, जो आपकी इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया, किंतु किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय ने इस आंदोलन का बहिष्कार किया था। किसानों ने और मुस्लिम समुदाय ने इस आंदोलन में साथ नहीं दिया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है शीर्षक गीत बना था। तो स्वदेशी जो आंदोलन था, इसी के दौरान वंदे मातरम को जो है शीर्षक गीत बनाया गया था। देखिए, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। क्यों,
क्योंकि इसी दिन बंगाल का विभाजन किया गया था। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा और कोलकाता में हड़ताल घोषित कर दी गई। सड़कों पर वंदे मातरम के गीत गाते हुए लोगों ने रैलियां निकाली थी। ठीक है, तो बंगाल विभाजन 1905 से यही क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है होम रूल लीग। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, लोग इसको छोड़ करके जाते हैं लेकिन यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? तो सबसे पहले एनी बेसेंट ने इस आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है, लेकिन लीग किसने बनाई थी? तो लीग बाल गंगाधर तिलक ने बनाई थी। ठीक है, तो भारत में होम रूल आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो लीग अगर पूछता है तो लीग किसने बनाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने। आंदोलन किसने शुरू किया था? तो एनी बेसेंट ने। ठीक है, 1916 के दौरान दो होम रूल लीग की स्थिति जो है प्रारंभ की गई। तो कौन किसने किसने जो है ये होम रूल लीग स्थिति प्रारंभ की थी? तो तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग को आरंभ किया गया था। तो 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने तथा 3 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, इसे गृह प्रशासन भी कहा जाता है। नहीं तो हिंदी में देते हैं आप लोग का भाई गृह प्रशासन क्या होता है? होम रूल लीग को ही गृह प्रशासन कहा जाता है। ठीक है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसी में जो है होम रूल समर्थक जो थे उन लोगों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। भाई इसको शेयर कर देना है हर जगह आपको लाइक करके इसको शेयर करके पहुंचाना है, जिससे कि हम आगे भी आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाते रहें। इसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस यानी कि पॉलिटी का महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, इस अधिवेशन में होम रूल लिखकर सदस्यों ने, जो होम रूल लीग थी उसके सदस्यों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। और इसी अधिवेशन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। हमने आपको ऊपर पढ़ाया था कांग्रेस वाले में। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। ऐसा क्यों माना जाता है? तो देखिए, इसने देश के सामने स्वशासन की ठोस योजना रखी थी, इसलिए होम रूल लीग को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ माना जाता है। तो होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं ने, तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब करीब एक जैसा था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय प्रांतीय केंद्र स्तर पर उत्तरदायी शासन, यानी कि ये लोग ये चाहते थे कि जो आपका स्थानीय सांसद है और जो आपका प्रांतीय शासन है, इस पर शासन तो भारतीय करे, लेकिन किसके अंदर? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो है ये चाहते थे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही हम लोग शासन करें। ठीक है, क्योंकि उस समय इन लोगों ने ये सोचा था कि अगर ब्रिटिश शासन चला जाएगा तो भारत का अभी संविधान तो है नहीं, फिर ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए इन्होंने कहा कि आप ऊपर बने रहिए, लेकिन बाकी नीचे जो स्थानीय प्रशासन है उस पर शासन भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक कब कर दिया गया? कब इन दोनों को एक में मिला दिया है? तो 1918 में इन दोनों लीग को एक कर दिया गया था। भारत में होम रूल लीग आंदोलन तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में प्रारंभ किया गया था। 1918 में दोनों होम रूल लीगों को एक में कर दिया गया। ठीक है, चलिए, अब हम यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। देखिए, ये इनके प्रारंभिक आंदोलन और महात्मा गांधी के बारे में बेसिक जानकारी है, क्योंकि महात्मा गांधी से दो प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर बनेंगे, चाहे आपका एमपी टेट वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, या फिर आपका बिहार टेट हो। ठीक है, इसके बाद में जो इनके बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, जैसे कि आपका जो आपका स्वतंत्रता आंदोलन, जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ठीक है ना, इन सबको हम अलग अलग कवर करेंगे। फिलहाल बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं गांधी जी के बारे में। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? यानी जब ये दक्षिण अफ्रीका थे तब इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका इन्होंने निकाली थी जब ये दक्षिण अफ्रीका में थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक जो है पत्र निकाला था। ठीक है, यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी, ये भाषाएं एक बार एसएससी सीजीएल में पूछ लिया था कि किस किस भाषा में ये छपता था इंडियन ओपिनियन। तो दक्षिण अफ्रीका में निकाला था, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में ये छपता था, गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी। ठीक है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ पर है? तो फिनिक्स फॉर्म जो है वो डरबन में स्थापित की गई है। ये प्रश्न भी आपका व्यापम में पूछा गया है। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने 1904, डेट याद रखना, 1904 में डरबन में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी किसके समर्थक थे? तो महात्मा गांधी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, महात्मा गांधी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय आपका व्यवहारिक आदर्शवाद पर अधिक जोर दिया गया था। उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया था। ऑप्शन में दार्शनिक अराजकतावादी दिखे तो आपको टिक कर देना है। ठीक है, चलिए, याद रखना ये वीडियो आपका एमपी टेट वर्ग 1, वर्ग 2, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी और सभी परीक्षाएं जिनमें जी के जीएस पूछी जाती है उनके लिए एक क्विक रिवीजन के तौर पर है। ठीक है,
आप 1885 से 1947 तक के पूरे घटनाक्रम को एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? तो अहिंसा का अर्थ है सत्य को प्राप्ति का रास्ता। सत्य को प्राप्त करने का रास्ता जो है वो अहिंसा है, गांधी जी का ऐसा मानना था। तो महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया था। गांधी जी कहा करते थे, सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अगर हम अहिंसा के बल पर चलेंगे तो हम सत्य को आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से भारत को स्वतंत्र करा सकते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। गांधी जी अफ्रीका में किस वर्ष रहे थे? तो गांधी जी के 21 वर्ष जो है, गांधी जी अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी 24 की उम्र में 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, तो अभी इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अब परेशान मत होइएगा। हम जब इसकी पीडीएफ डलवाएंगे तो हम इसको सही करके डलवा देंगे। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम दें वहां पर आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी दिन को याद करते हुए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस बार भी मनाया गया, इंदौर में मनाया गया था। ठीक है, चलिए, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो सेंट पीटर्सबर्ग वो रेलवे स्टेशन था जहां पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। देखिए, दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया। ऐसा ना करने पर, मतलब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनको जो है ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया और स्टेशन पर फेंक दिया गया। उस स्टेशन का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम कौन से अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। याद रखना, यहाँ पर अध्यक्षता की बात नहीं की जा रही है, केवल महात्मा गांधी वहां पर गए थे। ठीक है ना, अध्यक्षता कब की थी? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, ऊपर हमने आपको बताया। तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में स्थित है? तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थित है। महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, बाद में 17 जून 1917 को इसे साबरमती के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, इसको लाइक जरूर करना है भाई और शेयर करना है। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर होंगे उसी हिसाब से जो है हम आगे वीडियो बनाएंगे इसका। ठीक है ना, इसके बाद में हम पॉलिटिकल साइंस का यानी कि पॉलिटी का वीडियो लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, फिर आपका बायोलॉजी वाले जो लोग हैं वो लोग भी परेशान नहीं होंगे। जितने भी आपके यार मित्र दोस्त हैं सबको बता दीजिए कि आपकी फ्री में तैयारी आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर कराई जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कई बार यह प्रश्न पूछा गया, आपने अगर एग्जाम दिए होंगे तो आपने देखा होगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। वह समभाव और न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित सबसे पुराना आश्रम कौन सा है? तो वही फिनिक्स आश्रम, डरबन वाला सबसे पुराना आश्रम है। महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम को 1904 में स्थापित किया था। फिनिक्स आश्रम 27 जनवरी 2000 को दोबारा खोला गया था। फिनिक्स आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। तो पहला आश्रम था जिसे महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहला सत्याग्रह किसने किया था? तो स्वतंत्रता संग्रह में स्वतंत्रता संघर्ष में, ठीक है ना, स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो की स्पीड बढ़ाने के चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो जाता है। तो सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के कारण 1917 में चंपारण बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो पहली बार चंपारण बिहार में 1916 में इन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया था। चंपारण स्थान कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। ठीक है, यह प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, चंपारण कहाँ पर है, पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया था, हाँ, गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था, कहाँ पर किया था, ये सब चंपारण इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए, किसने कहा था विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ में सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी का मानना था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी करेंगे तो यहाँ पर अंग्रेज जो है कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ में सर्वोत्तम व्यवहार है। ठीक है, हालांकि इसके विरोध किसने किया था? इसका विरोध रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित होती है? ठीक है,
जो गांधीवादी विचारधारा थी वो किससे प्रभावित थी? तो रस्किन, टॉलस्टॉय और थोरो, इन तीनों से गांधीवादी विचारधारा जो है प्रभावित थी, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं कौन सा ऐसा आंदोलन था। तो चंपारण, जो चंपारण आपका सत्याग्रह था, इसी के दौरान इनके नाम के पहले महात्मा जुड़ा था। तो गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा था। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? गुरु जी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो यरवदा जेल को गांधी जी ने मंदिर कहा था। क्यों कहा था? आइए देखते हैं। यरवदा कारागार महाराष्ट्र में गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था। यहाँ से गांधी जी साबरमती आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे, जिसमें उन्होंने यरवदा जेल को मंदिर का स्थान दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया गांधी जी की मृत्यु पर। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन का प्रकाश चला गया। ठीक है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? किसने कहा था गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं? तो माउंट बेटन के द्वारा। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, चर्चिल मान लेते हैं, लेकिन याद रखना माउंट बेटन ने कहा था कि गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं। तो लॉर्ड माउंट बेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी तथा कहा था कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते हैं वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। एक इसका स्टेटमेंट था, तो माउंट बेटन का स्टेटमेंट था। गांधी जी को किसने आदेशित किया था कि भारत में प्रथम वर्ष खुले कान व मुंह बंद करके व्यतीत करें? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि आपको पहला वर्ष जो है भारत में वो कान को खुला रखना है लेकिन मुंह को बंद रखना है। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही गांधी जी को आदेश दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि आपको जो भारत में पहला वर्ष है वो आपको अपने कान खुले रखने हैं लेकिन मुंह को बंद रखना है। ठीक है, यानी कि सब कुछ सुनना है लेकिन कुछ बोलना नहीं है। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद की जो हड़ताल थी उसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। देखिए, तो अहमदाबाद सत्याग्रह के दौरान मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर के विवाद हो गया था। गांधी जी ने 3 दिन की अनशन यानी कि भूख हड़ताल के बाद दोनों के मध्य में मध्यस्थता कराने में सफल रहे थे। बाद में जो मिल अधिकारी थे उन लोगों ने उनकी मतलब कि मजदूरों की बात मान ली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था? तो वाराणसी में पहला जन भाषण दिया था। ये प्रश्न पूछा गया है। तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण, जो पहला भाषण था वो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना। 3 प्रश्न आपके हो गए। 3 में से जो भी प्रश्न आपको आए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो जो है 3 कठिया पद्धति के विरोध में हुआ था। राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी वहां पर गए थे चंपारण बिहार में। तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर 3 कठिया पद्धति के विरोध में गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था। ठीक है, तो देखिए आज हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं तो देख लेते हैं। ये टॉपिक पूरे हमें कवर करने हैं। अभी हमने कांग्रेस का गठन कवर किया है, बंगाल विभाजन कवर किया है, गांधी जी के सभी आंदोलन कवर कर लिए, होम रूल लीग कवर कर लिया। ठीक है, ये 4 टॉपिक आज की वीडियो में हमने कवर कर लिया। इसका पार्ट 1 था। अगली वीडियो पार्ट 2 आने वाली जिसमें हम रॉलेट एक्ट कवर करेंगे, जलियांवाला नरसंहार, असहयोग आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन जो है आपका पूना समझौता। यहाँ तक हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। और तीसरी और लास्ट वीडियो में क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो दूसरा, अगर आप वीडियो चाहते हैं तो भाई लाइक की संख्या कम से कम 550 के आसपास लाइक होगी तो हम दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे। और कमेंट में भी आपको बताना है कि आप इसका सेकेंड पार्ट चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका एक तरह का मास्टर वीडियो है। एमपी टेट वर्ग 1 वर्ग 2 बीपीएससी एमपीएसआई यूपीपीसीएस यूपीएससी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पार्ट 2 कमिंग सून, लेकिन उससे पहले आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों तक इसको पहुंचा देना है। बात कर रहे थे टेलीग्राम चैनल की, तो जो आपका टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। टेलीग्राम चैनल का नाम है
याद रखना सक्सेस जंक्शन लाइव, ठीक है। सक्सेस जंक्शन लिखेंगे, ये लिखा हुआ है, इसी के आगे आपको लाइव जोड़ देना है, लाइव LIVE लाइव। इस नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप अपनी बात कह सकते हैं। और वहाँ पर डॉक्यूमेंट सेक्शन में आप जाकर के बहुत सारी मैथ की किताबें डली हुई हैं, बहुत सारी वहाँ पर आपको हिंदी किताब, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सब की किताब आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। SSC CGL रैंक 1 की जो है साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपका हिस्ट्री, सब के नोट्स वहाँ पर डले हुए हैं, सब PDF फॉर्म में डले हैं, सारी किताबें PDF फॉर्म में हैं, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन ये सुविधा केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल सामने वाली दबा दीजिए, उसके बाद में जाकर के आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और जो PDF लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जल्दी ही मिलते हैं इसकी सेकंड पार्ट में, फिर पॉलिटी के लिए हम महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आएंगे, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे गए हैं, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।